प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, जिला उज्जैन, आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 1 भारत के संसाधन नामक अध्याय के अंतर्गत संसाधन से आशय, महत्व एवं उनके प्रकारों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। संसाधन के प्रकार के अंतर्गत हम मृदा, उसकी बनावट, प्रकार, वितरण एवं उसके संरक्षण तथा संसाधन के दूसरे प्रकार के अंतर्गत जल, जल के स्रोत, उसके प्रकार, वितरण एवं जल संरक्षण के उपायों पर विस्तृत बात करेंगे। नमस्कार बच्चों, आज हम भारत के संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन क्या होते हैं, संसाधन का अर्थ क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा है और किन किन चीज़ों को, किन किन वस्तुओं को हम संसाधन कहते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम संसाधन से आशय, महत्व एवं उनके प्रकार पर चर्चा करेंगे। बच्चों, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा उनकी किसी कठिनाई का निवारण करने या निवारण में सहायता देने वाले जो स्रोत या आश्रय होते हैं, उन्हें संसाधन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, कोई वस्तु या तत्व तभी संसाधन कहलाता है जब उससे मनुष्य की किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे जल, जल एक संसाधन है क्योंकि इससे मनुष्यों तथा अन्य जीवों की प्यास बुझती है, खेतों में फसलों की सिंचाई होती है और यह स्वच्छता प्रदान करने, भोजन पकाने आदि कार्यों में हमारे लिए आवश्यक होता है। इसी प्रकार वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हैं, संसाधन कहलाते हैं। संसाधन मानव जीवन को सरल और सुखद बनाते हैं। आदि काल में मनुष्य पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी बुद्धि कौशल से प्रकृति के तत्वों का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकाधिक उपयोग किया। आज संसार के वे सभी देश अधिक उन्नत और संपन्न माने जाते हैं जिनके पास अधिक संसाधन हैं। आज संसाधन की उपलब्धता हमारी प्रगति का सूचक बन गया है। इसीलिए संसाधनों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। हमें यह समझ लेना है कि प्रकृति का कोई भी तत्व तभी संसाधन कहलाएगा जब वह किसी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाना मनुष्य के हाथ में है। मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल, तकनीकी ज्ञान से प्राकृतिक तत्वों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगी एवं मूल्यवान बना लेता है। इस प्रक्रिया से प्राकृतिक तत्व संसाधन बन जाते हैं। बच्चों, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक साधन संसाधन तब बनते हैं जब मनुष्य अपने बुद्धि, कौशल एवं तकनीकी ज्ञान से उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपांतरण कर और अधिक उपयोगी और मूल्यवान बना लेता है। साधारणतः संसाधन प्राकृतिक होते हैं। मैकलॉन के अनुसार प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं तथा मानव के लिए उपयोगी हैं। प्राकृतिक साधनों को संसाधन बनाने का कार्य मानव द्वारा किया जाता है। मानव स्वयं भी एक संसाधन है। किसी भी देश के लिए शिक्षित, कुशल एवं स्वस्थ मनुष्य एक मूल्यवान संसाधन है। अब हम संसाधनों के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। संसाधनों का वर्गीकरण निम्नानुसार है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन, इसमें 3 तरह के संसाधनों को शामिल किया गया है: व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और विश्व संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन किसी व्यक्ति की संपत्ति, स्वास्थ्य और दक्षता आदि है। राष्ट्रीय संसाधन राष्ट्र की संपदा, सैन्य शक्ति, नागरिकों की देशभक्ति आदि। विश्व संसाधन के अंतर्गत मानव मात्र की समृद्धि व कल्याण के लिए संसार की भौतिक और अभौतिक वस्तुएं शामिल की गई हैं। इसी तरह पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन वे संसाधन हैं
जिनका उपयोग होने पर भी उनके गुणों को बनाए रखा जा सके, जैसे खाद के उपयोग द्वारा कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाए रखा जाता है। पुनः आपूर्ति हीन संसाधन अर्थात से केवल एक बार उपयोगी संसाधन, जैसे वे संसाधन जो एक बार उपयोग होने के बाद समाप्त हो जाते हैं, यथा पेट्रोल, कोयला आदि। अगला है बारंबार प्रयोग होने वाले संसाधन। वे संसाधन जिनका उपयोग एक बार होने के बाद भी आवश्यक संशोधन के साथ उन्हें पुनः उपयोग में लिया जाता है, जैसे धात्विक खनिज, लोहा, तांबा आदि। सनातन प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो उपयोग होने पर भी नष्ट नहीं होते, जैसे सौर ऊर्जा, जल आदि। अब वितरण के आधार पर अगर हम संसाधन की बात करें तो वितरण के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। सर्व सुलभ संसाधन, जो संसाधन सभी जगहों पर उपलब्ध हैं, जैसे वायु। सामान्य सुलभ संसाधन, वे संसाधन जो अधिकतर स्थानों पर उपलब्ध हैं, जैसे कि मिट्टी, कृषि योग्य भूमि। विरल संसाधन अर्थात विरल मतलब सीमित, जो संसाधन सीमित स्थानों पर उपलब्ध हैं, जैसे कोयला, सोना, यूरेनियम आदि। एकल संसाधन, ऐसे संसाधन जो संसार में 1 या 2 स्थानों पर उपलब्ध हैं, जैसे क्रोमोलाइट धातु जो प्राकृतिक रूप से केवल ग्रीनलैंड में मिलती है और कहीं भी नहीं पाई जाती है। प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण, प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण 4 तरह का है। अप्रयुक्त संसाधन, अप्रयोजनीय संसाधन, संभाव्य संसाधन और गुप्त संसाधन। अब हम इन चारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अप्रयुक्त संसाधन, संसाधन का उपयोग जब तक नहीं किया जाता जब तक उन्हें अप्रयुक्त संसाधन कहते हैं। जैसे कुछ खनिजों के भंडारों का पता होने पर भी उनका दोहन और उनका उपयोग नहीं हो पाता। अप्रयोजनीय संसाधन अर्थात वर्तमान में उपलब्ध तकनीक के बल पर जिन संसाधनों का उपयोग निकट भविष्य में नहीं हो सकता, उन्हें अप्रयोजनीय संसाधन कहते हैं। संभाव्य संसाधन, जिन संसाधनों का ज्ञान तो है परंतु तकनीक या योजना के अभाव में उन्हें अभी तक उपयोग में नहीं लाया जा पा रहा है, किंतु भविष्य में उपयोग की संभावना है, उन्हें संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे नदियों का बहता हुआ जल नहर बन जाने के बाद सिंचाई के काम आ सकता है, बांध बन जाने के बाद विद्युत उत्पादन हो सकता है। नेक्स्ट है गुप्त संसाधन। जब तक किसी पदार्थ की गुण और मानवीय हितों की पूर्ति हेतु आवश्यक प्रयोग ज्ञात न हो सके, तब तक वो संसाधन या वो पदार्थ गुप्त संसाधन कहलाता है। जैसे जब तक मनुष्य पेट्रोलियम पदार्थ के गुण और प्रयोग से अनजान था, तब तक यह संसाधन गुप्त संसाधन की श्रेणी में था। के बाद अब हम अगले संसाधन मृदा अर्थात मिट्टी की बनावट, उसके प्रकार, वितरण और उसके संरक्षण पर चर्चा करेंगे। मृदा किसान की अमूल्य संपदा है। हमारे देश के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार मिट्टी या मृदा है। अमेरिकी मिट्टी विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट के अनुसार मृदा भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है। धरातल के अधिकतर भाग पर मृदा पाई जाती है। यह मूल चट्टानों और जैव पदार्थों का सम्मिश्रण है, जिसमें उपयुक्त जलवायु होने पर नाना प्रकार की वनस्पतियां उगती हैं। मानव जीवन में मृदा का बहुत महत्व है, विशेषकर किसानों के लिए। समस्त मानव जीवन मिट्टी पर निर्भर करता है। समस्त प्राणियों का भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिट्टी से प्राप्त होता है। हमारे वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त कपास, रेशम, जूट व ऊन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें मिट्टी से ही मिलते हैं। जैसे भेड़ मिट्टी पर उगी घास खाती है और हमें ऊन देती है। रेशम के कीड़े वनस्पति पर जीते हैं और वनस्पति मिट्टी पर उगती है। भारत में लाखों घर मिट्टी के बने हुए हैं। हमारा पशुपालन उद्योग, कृषि
और वनोद्योग मिट्टी पर आधारित है। इस प्रकार मिट्टी हमारे जीवन का प्रमुख आधार है। विल्कॉक्स के अनुसार मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मिट्टी से ही प्रारंभ होती है। तो अब हम मृदा के निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। मृदा के निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है। मृदा की 1 सेंटीमीटर परत के निर्माण में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसकी 2.5 सेंटीमीटर की पतली परत के निर्माण में 1000 वर्षों से अधिक का समय लग सकता है। मृदा के निर्माण के लिए समतल भूमि सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इस पर मृदा के निर्माण में कम से कम बाधाएं आती हैं। मृदा के निर्माण में सहयोग देने वाले अनेक कारक हैं, जैसे मूल चट्टान तथा भूभाग का उच्चावच, हजारों वर्षों तक प्रभाव डालने वाली जलवायु की दशाएं, जिसमें शैलों का अपक्षय होता है, पेड़ पौधे और जीव जंतु व उनके अवशेष। मृदा परिच्छेदिका के अंतर्गत पूर्ण विकसित मृदा के लंबवत परिच्छेद में गठन, रंग तथा परतें एक के ऊपर एक बिछी होती हैं। मृदा की परतों के विन्यास को ही मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ऊपरी परत को ऊपरी मृदा, दूसरी परत को उपमृदा, तीसरी परत को अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ तथा चौथी परत में मूल चट्टानें होती हैं। ऊपरी परत की ऊपरी मृदा ही वास्तविक मृदा की परत है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ह्यूमस तथा जैव पदार्थ का पाया जाना है। सबसे ऊपर ह्यूमस तथा उसके नीचे जैव तत्वों की प्रधानता होती है। दूसरी परत में उपमृदा होती है, जिसमें चट्टानों के टुकड़े, बालू, गाद तथा चिकनी मिट्टी होती है। तीसरी परत में अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ तथा चौथी परत में मूल चट्टानी पदार्थ होते हैं। मृदा के प्रकार और वितरण पर चर्चा करेंगे। मृदा का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया है। भारत अपनी धरातलीय संरचना, वनस्पति तथा जलवायु की विविधता के लिए जाना जाता है। इस कारण भारत में मृदा को निम्नांकित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली है जलोढ़ मिट्टी। इसे काप, दोमट, कछारी या चीका मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी हल्के भूरे रंग की होती है। खुदाई करने पर यह मिट्टी 490 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और वनस्पति अंशों की कमी है, परंतु पोटाश और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। भारत में यह मिट्टी हिमालय से निकलने वाली 3 बड़ी नदियों सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा बहा कर लाई गई काप मिट्टी से निर्मित होती है। मिट्टी के इन बारीक कणों को जलोढ़क कहते हैं। इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद तथा मृत्तिका अर्थात चीका मिट्टी मिली होती है। भारत के काफी बड़े क्षेत्र में पाई जाने के कारण यह मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत देश का लगभग 40% भाग सम्मिलित है। यह मिट्टी हिमालय से निकलने वाली सतलज, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों की द्रोणी में स्थित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय तथा उत्तर पूर्वी राजस्थान में मिलती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों, पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानों तथा नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों में भी सामान्य रूप से यह मिट्टी पाई जाती है। अगला वर्गीकरण है काली मिट्टी या रेगड़ मिट्टी। इस मिट्टी को रेगड़ या कपास वाली काली मिट्टी भी कहते हैं। इसका गहरा रंग काला और कणों की बनावट बारीक व घनी होती है। इसमें अधिक देर तक जल एवं नमी ठहर सकती है। इस मिट्टी में चूना, पोटाश, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तथा लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, किंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जीवाश्म का अभाव होता है। इसमें रासायनिक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। सूख जाने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों से इसके वायु मिश्रण में सहायता मिलती है। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में यह मिट्टी गुजरात से अमरकंटक तक और बेलगांव से गुना तक पाई जाती है। यह मिट्टी महाराष्ट्र के विदर्भ,
खानदेश और मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश में उड़ीसा के दक्षिणी भाग, कर्नाटक के उत्तरी जिलों, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तथा तटवर्ती भाग, तमिलनाडु के भाग तथा राजस्थान के कुछ जिलों तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड संभाग में मिलती है। यह मिट्टी कपास, दालें आदि के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। अगला प्रकार है लाल मिट्टी। यह मिट्टी शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन, रवेदार और परिवर्तित चट्टानों के टूट फूट से बनती है। ताप्ती नदी घाटी में पहाड़ियों के ढलानों पर लगातार अधिक गर्मी पड़ने से चट्टानों के टूटने पर उसमें मिला हुआ लोहा मिट्टी में फैल जाता है, जिससे इसका रंग लाल हो गया है। कहीं कहीं इसका रंग भूरा, चॉकलेटी, पीला अथवा काला भी है। अनेक प्रकार की चट्टानों से बनी होने के कारण गहराई और उर्वरा शक्ति में भिन्नता पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्र युक्त है। यह अत्यंत बारीक और गहरी होने पर ही उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक होता है। शुष्क ऊंचे मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, क्योंकि यहाँ की मिट्टी हल्के रंग की, पथरीली, कम गहरी और बालू के समान मोटे कण वाली होती है। किंतु निम्न भूमि क्षेत्र की मिट्टी अधिक गहरी, उपजाऊ और लाल रंग की होती है। यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाई जाती है। यह उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में मिलती है। इस मिट्टी में बाजरा की फसल अच्छी पैदा होती है, किंतु गहरे लाल रंग की मिट्टी कपास, गेहूं, दाल और मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। मिट्टी का अगला प्रकार है लेटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों में हुआ है जहां शुष्क व तर मौसम बारी बारी से होता है। यह मिट्टी लेटेराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है। यह मिट्टी चौरस उच्च भूमियों पर मिलती है। इसमें चूना, फास्फोरस और पोटाश कम मिलता है, किंतु वनस्पति का अंश पर्याप्त होता है। गहरी लेटेराइट मिट्टी में लोहा, ऑक्साइड और पोटाश की मात्रा अधिक होती है। लेटेराइट मिट्टी भी 3 प्रकार की होती है। पहली गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी, सफेद लेटेराइट मिट्टी, गहरी जल वाली लेटेराइट मिट्टी। यह तमिलनाडु के पहाड़ी भागों और निचले क्षेत्रों, कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल राज्य के चौड़े समुद्री तट, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले, पश्चिम बंगाल के बेसाल्ट और ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच तथा उड़ीसा के पठार के ऊपरी भागों और घाटियों में मिलती है। यह मिट्टी चावल, कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज, सिनकोना, चाय, कहवा आदि फसलों के लिए उपयोगी है। मिट्टी का अगला प्रकार है मरुस्थलीय मिट्टी। यह बालू प्रधान मिट्टी है। इसमें बालू के कण मोटे होते हैं। यह मिट्टी दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कच्छ के रन की ओर से उड़कर भारत के पश्चिमी शुष्क प्रदेश में जमा हुई है। इसमें खनिज नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी में नमी कम रहती है तथा वनस्पति के अंश भी कम पाए जाते हैं, किंतु सिंचाई करने पर यह उपजाऊ हो जाती है। इस मिट्टी में गेहूं, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, सब्जियां आदि पैदा की जाती है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न होने पर यह बंजर पड़ी रहती है। इस प्रकार की मिट्टी शुष्क प्रदेशों में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मिलती है। आखिरी प्रकार मिट्टी का है पर्वतीय मिट्टी। यह मिट्टी हिमालयी पर्वत श्रेणियों पर पाई जाती है। अधिकांशतः यह मिट्टी पतली, दलदली और छिद्रमयी होती है। नदियों की घाटियों और पहाड़ी ढलानों पर यह अधिक गहरी होती है। हिमालय के दक्षिणी ढालों के अधिक खड़ा होने के कारण यहाँ इसका जमाव अधिक नहीं होता। पहाड़ी ढालों के तलहटी में टर्शियरी कालीन मिट्टी पाई जाती है, जो हल्की, बलुआई, छिछली, छिद्रमयी और कम वनस्पति अंश वाली है। पश्चिमी हिमालय के ढालों पर बलुआई मिट्टी मिलती है। मध्य हिमालय के क्षेत्र में अधिक वनस्पति अंशों वाली उपजाऊ मिट्टी मिलती है। अच्छी वर्षा होने पर इस मिट्टी में दून एवं कांगड़ा घाटी में चाय की अच्छी पैदावार होती है। हिमालय के दक्षिणी भाग में असम और दार्जिलिंग में चिकनी एवं महीन मिट्टी मिलती है, जिसमें पत्थरों के छोटे टुकड़े अधिक तथा वनस्पति, चूना और लोहे के अंश कम पाए जाते हैं। चाय एवं आलू की कृषि के लिए यह उपयुक्त है।
नैनीताल, मसूरी, चक्राता आदि स्थानों के निकट चूने एवं डोलोमाइट चट्टानों से मिट्टी प्राप्त होती है, जिसमें चीड़ एवं साल के वृक्ष होते हैं। हिमालय के उन भागों में जहां ज्वालामुखीय उद्गार होते हैं, उनमें ग्रेनाइट, डोलोमाइट आदि आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। बच्चों, अभी तक हमने मृदा की बनावट, मृदा के प्रकार और उसके वितरण पर चर्चा की। अब हम मृदा के नुकसान अर्थात उसको किस तरह से नुकसान होता है उस पर चर्चा करेंगे, जिसे मृदा अपरदन कहते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है मृदा का अपरदन। मृदा को सबसे बड़ा नुकसान अपरदन से होता है। वनस्पति विहीन नरम मृदा पर अपरदन की प्रक्रिया तीव्र होती है। अपरदन की तीव्र गति के कारण भारत में मिट्टियों की उर्वरा शक्ति प्रतिवर्ष कम होती जा रही है। भूमि के अपरदन की यह समस्या देश के लिए चिंताजनक है। मृदा अपरदन का यह परिणाम भूमि तक ही नहीं सीमित है, इसका फल मनुष्यों को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इससे भूमि की पैदावार निरंतर क्षीण होती जा रही है। मृदा अपरदन के क्या कारण हैं? मृदा अपरदन के कारणों में सबसे पहला कारण है मानव द्वारा वनों का विनाश, अत्यधिक पशुचारण, आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि करना, पवन अपरदन तथा अवैज्ञानिक तरीके से कृषि करना। मृदा अपरदन से होने वाली हानियों पर अगर हम चर्चा करें तो राष्ट्रीय योजना समिति ने भूक्षरण के संयुक्त प्रभावों को निम्न रूप से स्पष्ट किया है। पहला है उसमें वनस्पति के नष्ट हो जाने के कारण सूखे की लंबी अवधि होना, जल के अतिरिक्त स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव तथा सिंचाई में कठिनाई होना, नदियों की तह में बालू का जमना जिससे धारा परिवर्तन और बंदरगाहों का मार्ग अवरुद्ध होना, उच्च कोटि की भूमि का नष्ट होना तथा कृषि उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ना और कृषि योग्य भूमि में कमी आना शामिल है। मृदा का संरक्षण किस प्रकार किया जाए, इस बारे में निम्नलिखित उपाय प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, जिसमें अनेक प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया है। इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक है। मृदा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल उगाना, दूसरा खेतों में बंधिकाएं बनाकर नालीदार अपरदन को रोकना, तीसरा शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रक्षक मेखला अर्थात पेड़ पौधों की बाढ़ द्वारा कम करके मृदा के अपरदन को रोकना, पहाड़ी ढालों तथा बंजर भूमि में वृक्षारोपण करना और पशु की चराई पर नियंत्रण रखना, पर्वतीय ढालों एवं ऊंचे नीचे क्षेत्रों में बहते हुए जल का संग्रह करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों का विकास करना। इन उपायों के द्वारा हम मृदा के अपरदन को काफी हद तक कम कर सकते हैं और मृदा के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। हमारे टॉपिक भारत में संसाधन को आगे बढ़ाते हुए जल संसाधन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम जल के स्रोत व उसके प्रकार, वितरण और जल संरक्षण पर बात करेंगे। जल एक मूल्यवान संपदा है। इससे हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। पृथ्वी पर जीवन का आधार जल ही है। वनस्पति एवं जीव जंतुओं के शरीर में जल का अंश प्रधान होता है। मनुष्य के शरीर में 70% जल होता है। जल के 4 प्रमुख स्रोत हैं। पहला पृष्ठीय जल, दूसरा भौम जल, तीसरा वायुमंडलीय जल तथा चौथा महासागरीय जल। भूपृष्ठ या भूतल पर जल वर्षा व बर्फ के पिघलने से प्राप्त होता है। वर्षा का कुछ जल बहकर तालाबों व झीलों में एकत्र हो जाता है। अधिकांश जल बहकर नदियों में चला जाता है, जो बाद में सागर व महासागर में पहुंचता है। वर्षा जल का कुछ अंश धरातल द्वारा सोख लिया जाता है, जिसे हम भूमिगत जल या भौम जल कहते हैं। इसके अतिरिक्त वर्षा जल का कुछ अंश भाप बनकर वायुमंडल में लौट जाता है, जिसे वायुमंडलीय जल कहते हैं। पृष्ठीय जल नदियों, झीलों व छोटे बड़े जलाशयों का जल पृष्ठीय जल कहलाता है। पृष्ठीय जल के प्रमुख स्रोत नदियाँ, झीलें, तालाब आदि हैं। भारत में नदियाँ व सहायक नदियाँ देश के हर भाग में पाई जाती हैं। भारत के कुल पृष्ठीय जल का लगभग 60% भाग 3 प्रमुख नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में से होकर बहता है। संसार की बड़ी नदियों में ब्रह्मपुत्र और गंगा का क्रमशः
8वां तथा 10वां स्थान है। आइए जानते हैं भारत की प्रमुख नदियों और उनकी लंबाई के बारे में। सिंधु नदी की लंबाई 1134 किलोमीटर है। गोदावरी 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1382 किलोमीटर, चिनाब 1180 किलोमीटर, पेन्नार 597 किलोमीटर, गंगा 2725 किलोमीटर, कृष्णा 1400 किलोमीटर, यमुना 1376 किलोमीटर, घाघरा 1080 किलोमीटर। तो बच्चों, भारत की इन नदियों के नाम और इनकी लंबाई जरूर नोट कर लेना। भौमजल, वर्षा जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। कृषि व वनस्पति उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। सोखा हुआ जल धरातल के नीचे अभेद्य चट्टानों तक पहुंचकर एकत्र हो जाता है। इसे कुओं तथा ट्यूबवेलों के द्वारा धरातल पर लाया जाता है तथा मानवीय उपयोग के अतिरिक्त कृषि भूमि की सिंचाई, बागवानी, उद्योग आदि के लिए उपयोग किया जाता है। देश में भौमजल का वितरण बहुत असमान है। चट्टानों की संरचना, धरातलीय दशा तथा जलापूर्ति का स्वरूप भौमजल के वितरण को प्रभावित करता है। समतल मैदानी भागों में भौमजल की मात्रा अधिक है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि दक्षिणी राज्यों में अभेद्य चट्टानों के कारण बहुत कम मात्रा में वर्षा का जल भूमि सोख पाती है। इसलिए दक्षिण भारत में भौमजल की कमी पाई जाती है। वायुमंडलीय जल वाष्प रूप में होता है, अतः इसका उपयोग नहीं हो पाता। महासागरीय जल देश के पश्चिम, पूर्व तथा दक्षिण में क्रमशः अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर है। इस जल का उपयोग मुख्यतः जल परिवहन और मत्स्य उद्योग में होता है। जल का उपयोग मुख्यतः पीने, भोजन बनाने, सफाई तथा सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, उद्योग, परिवहन, मनोरंजन आदि में होता है। जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। देश में सिंचाई की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। सिंचाई के 3 प्रमुख साधन हैं। पहला नहरें, दूसरा कुएं तथा नलकूप तथा तीसरा तालाब। संसाधन की समस्याएं व संरक्षण। जल संसाधन संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जिनका संबंध संसाधन की उपलब्धता, उपयोग, गुणवत्ता तथा प्रबंधन से है। स्वतंत्रता के समय सिंचाई तथा उद्योगों के लिए जल पर्याप्त रूप से उपलब्ध था, परंतु अब जनसंख्या वृद्धि के कारण हर क्षेत्र में जल में कमी हो रही है। गर्मियों में जल संसाधन का अभाव प्रायः संपूर्ण दक्षिण भारत में होता है, जबकि वर्षा ऋतु में जल की कमी नहीं पाई जाती। जिन प्रदेशों में नलकूपों से सिंचाई होती है, वहां विद्युत प्रदाय की स्थिति पर जल संसाधन की उपलब्धता निर्भर है। इन कारणों से जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संरक्षण तथा प्रबंधन आवश्यक हो गया है। जल संसाधनों की सीमित आपूर्ति, तेजी से बढ़ती हुई मांग और इनकी असमान उपलब्धता के कारण इनका संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित 3 कदम आवश्यक है। पहला, वर्षा जल संग्रहण तथा इसके अपवाह को रोकना। दूसरा, छोटे बड़े सभी नदी जल संग्रहण क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंध करना। तीसरा, जल को प्रदूषण से बचाना। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस चर्चा के द्वारा हमने संसाधन से आशय, महत्व एवं प्रकार तथा मृदा एवं जल संसाधन पर विस्तृत चर्चा की। इस चर्चा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको अभ्यास हेतु तैयार करना है। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? भौम जल पाने के स्रोत क्या हैं? मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है, समझाइए। जल संरक्षण के प्रमुख उपाय क्या हैं? भारत में मिट्टियों के प्रकार, उनकी विशेषताएं बताइए। जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या हैं? जल संसाधन का मानव जीवन में क्या महत्व है? जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? इसके उपायों का वर्णन कीजिए।